हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि मैंने वादा किया था, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ वेब डेवलपमेंट सीरीज़ के सिलसिले में। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि HTML कैसे आया। थोड़ी भूमिका बनाएंगे HTML पढ़ने से पहले कि कैसे आया ये, इसकी नीड क्या पड़ी और किसने बनाया इसको। ये सब देखेंगे हम। फिर इसके बाद देखेंगे कि एक टर्म यूज़ होता है वेब डेवलपमेंट में, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये क्या होता है ये भी देखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं। फिर देखेंगे फ्रंट एंड बैक एंड क्या होता है, इनके कंसर्न्स क्या है, फ्रंट एंड की काम क्या है, बैक एंड का काम क्या है, क्या होता है, ये सब भी देखेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री से। तो बात ऐसी है कि ईयर 1989 में एक इंजीनियर थे जिनका नाम था टिम बर्नर्स ली। क्या नाम था? टिम बर्नर्स ली करके नाम था। तो ये काम करते थे, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, अभी भी है, सर्न, जो कि न्यूक्लियर रिसर्च में काम करती है। इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। तो उस समय भी ये काम कर रही थी न्यूक्लियर रिसर्च में। और टिम बर्नर्स ली भी इसमें थे। तो इन्होंने देखा कि जो भी साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं, उनके पास कोई ऐसा एक्सेस नहीं है कि एक दूसरे के रिसर्च वर्क को देख सकें, एक दूसरे के इन्फॉर्मेशन को देख सकें, अपनी इन्फॉर्मेशन दूसरे के साथ शेयर कर सकें। कोई इफेक्टिव वे नहीं था ऐसा। तो इन्होंने सोचा कुछ ऐसा बनाया जाए कि जिससे इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शो कर सकें। तो तभी इन्होंने बनाया वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। अब ये है क्या वर्ल्ड वाइड वेब? कुछ नहीं है ये। वर्ल्ड वाइड वेब एक सिस्टम है जिसमें कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड हैं। बहुत सारे वेब पेजेस कनेक्टेड हैं जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट के फॉर्म में है, इमेजेस के फॉर्म में है, ग्राफिक्स के फॉर्म में है। ये इंटरकनेक्टेड हैं डॉक्यूमेंट्स। तो उन्होंने ये बनाया। अब इसमें जो जो डॉक्यूमेंट डालने थे, इंफॉर्मेशन शेयर करनी थी, उसके लिए इन्होंने बनाया HTML। HTML क्या था? HTML एक डॉक्यूमेंट था, हाइपर टेक्स्टेड डॉक्यूमेंट। हाइपर टेक्स्टेड डॉक्यूमेंट। अब ये क्या है हाइपर टेक्स्टेड? हाइपर टेक्स्टेड कुछ नहीं है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है एक ऐसा टेक्स्ट, कोई भी ऐसा टेक्स्ट जिस पर हम क्लिक करें और कहीं और पहुंच जाएं, कोई और किसी और डॉक्यूमेंट में वो रिडायरेक्ट कर दे। तो उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको शो करूं, मैं HTML विकीपीडिया खोल लेता हूं। HTML विकीपीडिया मैंने खोला इसको नए टैब में। और जो भी ये ब्लू ब्लू टेक्स्ट दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मार्कअप लैंग्वेज, वेब ब्राउज़र, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये अलग सा दिख रहा है। यहाँ पर मैं कर्सर ले जाता हूँ तो वो एक हाथ की तरह पॉइंट करता है। तो ये जितने भी टेक्स्ट हैं, ये एक्चुअली क्या है? आम भाषा में इनको बोलते हैं लिंक। लिंक मतलब ये किसी और डॉक्यूमेंट से लिंक बना रहा है, जोड़ रहा है, इस डॉक्यूमेंट को किसी और डॉक्यूमेंट से जोड़ रहा है। दोनों डॉक्यूमेंट के बीच में क्या है? ये एक लिंक है। इसी को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। वैसे तो ये टेक्स्ट है, लेकिन क्या ये आम टेक्स्ट है जैसे ये ब्लैक ब्लैक टेक्स्ट दिख रहा है? ऐसा ऐसा तो नहीं है, थोड़ा सा अंतर है इस टेक्स्ट में। तो इसी टेक्स्ट को बोला गया है हाइपर टेक्स्ट। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम पहुंच चुके हैं दूसरे HTML डॉक्यूमेंट पे, एक दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो चुके हैं। तो इसलिए ये है हाइपर टेक्स्ट। इसलिए जब टिम बर्नर्स ली को एक ऐसा बनाना था सिस्टम जिससे कि इंफॉर्मेशन शेयर हो सके, तो उन्होंने बनाया हाइपर टेक्स्टेड डॉक्यूमेंट, जिससे कि हम एक जगह पर क्लिक करें और दूसरी जगह पहुंच जाएं। ये ऐसा ही होता है जैसे कि हम रेफरेंस देते हैं अपने नॉर्मल टेक्स्ट में, देते हैं कि ये चीज़ हमने यहाँ से ली है, तो उस रेफरेंस से हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वही है हाइपर टेक्स्टेड डॉक्यूमेंट। तो इन्होंने एक स्पेशल टाइप का डॉक्यूमेंट बनाया जो जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह रिडायरेक्ट हो सकें
और इंफॉर्मेशन ईजिली इंफॉर्मेशन पे हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें, इंफॉर्मेशन ईजिली हम ग्रास्प कर पाएँ। ओके, तो इन्होंने बनाया हाइपर टेक्स्टेड डॉक्यूमेंट और हमने देखा किस तरह से काम कर रहा था। कुछ लिंक थी जिनको हम क्लिक करके कहीं और पहुंच रहे थे। और इन्होंने बनाया एक वेब ब्राउज़र जिसका भी नाम रखा गया वर्ल्ड वाइड वेब, बाद में इसको चेंज कर दिया गया। ये वर्ल्ड वाइड वेब अलग है और ये अलग, ये ब्राउज़र है। और इन्होंने एक सर्वर भी बनाया जो कि जिस पर सारी चीज़ें डली हुई थी और जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी लोगों को वो इस सर्वर से मिल जाती थी। सर्वर उनको रिस्पॉन्स देता था, उनको सर्व करता था इन्फॉर्मेशन जो वेब ब्राउज़र के थ्रू रिक्वेस्ट करते थे। तो इस तरह से हमारा HTML आया अस्तित्व में। तो किसने बनाया है HTML को? HTML को बनाया है टिम बर्नर्स-ली ने। और हमने देखा क्या पर्पस था, क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों बनाया गया HTML को। अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो क्या है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है ये काम करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर। आप समझते हैं ये क्या होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ये होता है कि अगर हम नॉर्मल भाषा में भी बात करें क्लाइंट की, क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट वो होता है जो कोई भी सर्विस को अवेल कर रहा हो, कोई भी सर्विस ले रहा हो किसी से भी, तो जो सर्विस लेता है उसको हम क्लाइंट बोलते हैं। तो ऐसे ही इस सिस्टम में भी क्लाइंट कुछ नहीं है, एक सिस्टम है, एक कंप्यूटर है, एक फिजिकल डिवाइस है। कंप्यूटर भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है। और इसके सामने क्या होता है? इसके सामने बैठा रहता है एक यूज़र। इसके सामने होता है यूज़र, हमारे जैसा कोई आदमी होगा इसके सामने। तो ये क्लाइंट क्या है, इसको कुछ चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन, इसको रिक्वायरमेंट होती है कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो इसके पास तो वो होती नहीं है, तो ये कहीं से लाता है। कहाँ से लाता है? सर्वर से। सर्वर क्या होता है? सर्वर भी एक कंप्यूटर है जो कि कहीं दूर रखा हुआ है, फिजिकल लोकेशन इसकी कहीं और है, ये भी एक कंप्यूटर है। इनके बीच में कुछ इंटरनेट के जरिए कुछ फिजिकल कनेक्शन है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। ये है क्लाइंट और ये है सर्वर। तो माना कि हम हैं ये क्लाइंट और क्लाइंट कंप्यूटर है हमारा कंप्यूटर और हम हैं ये यूज़र। तो हमारा मन हुआ फेसबुक चलाने का, तो फेसबुक चलाने के लिए हम क्या करेंगे? फेसबुक के सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजेंगे, क्योंकि फेसबुक पे जो चीज़ें हैं डली हुई हैं, हमारे कमेंट्स, हमारे लाइक्स, हमारी फ़ोटोज़, वो हमारे कंप्यूटर में तो है नहीं, वो हैं फेसबुक के सर्वर पर। तो हम वहीं से उसे मंगाएंगे। इसके लिए क्या करेगा हमारा क्लाइंट? जब भी हम जाएंगे और facebook.com रिक्वेस्ट करेंगे ब्राउज़र के थ्रू, तो एक रिक्वेस्ट जाएगी इस कनेक्शन से जो हमने बनाया है इंटरनेट के ज़रिए, एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, और सर्वर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा। और अगर उसे सब ठीक मिलता है, रिक्वेस्ट ठीक है, यूज़र ठीक है, ऑथेंटिकेट करता है यूज़र है कि नहीं, आईडी बनी हुई है कि नहीं पहले से फेसबुक पर, नहीं बनी है तो बनाने के लिए कहेगा, बनी हुई होगी तो कुछ रिस्पॉन्स देगा, कुछ ये रिस्पॉन्स देता है। रिस्पॉन्स बेसिकली होता क्या है? रिस्पॉन्स एक बंडल होता है जिसमें HTML फाइल होती है, CSS फाइल्स होती हैं और जावास्क्रिप्ट फाइल्स होती हैं। इन चीज़ों का बंडल देता है हमें सर्वर। और हमारा ब्राउज़र माहिर होता है HTML CSS जावास्क्रिप्ट को समझने में, और ये डॉक्यूमेंट लेकर, ये फाइल्स लेकर वो हमें पढ़कर इनको हमें शो करा देता है कंटेंट। जो भी हमारी न्यूज़ फीड होगा, फ़ोटोज़ डली होंगी, हमारे दोस्तों ने जो फ़ोटोज़ डाली होंगी वो सब हमें दिखा देगा। तो देगा क्या सर्वर? हमें बेसिकली HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फाइल्स देगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब ऐसे ही काम करता है। हमें कोई भी अगर रिसोर्स की, फाइल की, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है तो हम एक पर्टिकुलर सर्वर पे जो कि कंसर्न होता है उससे उस पर एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, और वो सर्वर
हमें सर्व करता है, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, वो हमें सर्व करता है, वो हमें एक रिस्पॉन्स देता है। तो क्लाइंट कौन होता है? क्लाइंट वो होता है जिसको ज़रूरत होती है इंफॉर्मेशन की, वो होता है क्लाइंट। और सर्वर क्या होता है? सर्वर होता है वो कंप्यूटर जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है पहले से, और वो इंफॉर्मेशन सर्व कर सकता है, वो होता है सर्वर। और एक सर्वर है तो क्या क्लाइंट भी एक होगा? नहीं, क्लाइंट बहुत सारे हो सकते हैं। कोई क्लाइंट, ये दूसरा क्लाइंट हो सकता है, क्लाइंट वन, क्लाइंट टू, ये भी, इसका भी कुछ फिजिकल कनेक्शन बनाएगा इंटरनेट के ज़रिए, इस सर्वर के थ्रू होगा, ये भी रिक्वेस्ट भेजेगा और इसके पास भी रिस्पॉन्स आ जाएगा। इस तरह से काम करता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। जो भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है वो हम सर्वर से रिक्वेस्ट करते हैं और वो हमें भेज देता है रिस्पॉन्स एज आ HTML CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स के रूप में हमें रिस्पॉन्स भेजता है। ओके, ऑल राइट। तो थोड़ा थोड़ा हमने समझा क्या होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे हमें और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा जो आज हमें इस वीडियो में कवर करना है, वो था स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट्स। क्या होती हैं ये स्टैटिक वेबसाइट्स, क्या होती हैं, और डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती हैं? चलिए समझते हैं गहराई से बिल्कुल क्या होता है। मान लीजिए अभी हमने जो देखा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये एक क्लाइंट है, ये दूसरा क्लाइंट है, ये तीसरा क्लाइंट है। अब तो हमें पता है क्लाइंट कौन है। क्लाइंट हमारे जैसा कोई हमारे कंप्यूटर जैसा कोई कंप्यूटर होगा, कोई उस पर यूज़र होगा हमारे जैसा जिसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, और सर्वर होगा एक हमारा। ओके, तो ये रिक्वेस्ट करेगा, कुछ ऐसे चाहिए है इन्फॉर्मेशन, तो ये रिक्वेस्ट करेगा, इसके पास आएगा सर्वर से कोई रिस्पॉन्स। ओके, अब ये दूसरा यूज़र है, ये है हमारा क्लाइंट वन था जिस पे था यूज़र वन, ये क्लाइंट टू है जिस पे बैठा हुआ है यूज़र टू। ये भी कुछ रिक्वेस्ट करता है और इसके पास भी कुछ सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है। यहाँ पे लिख देते हैं सर्वर, इसके पास भी कुछ रिस्पॉन्स आता है। अगर ये दोनों रिस्पॉन्स सेम है, क्लाइंट तो अलग अलग है, अगर ये दोनों रिस्पॉन्स, ये वाला रिस्पॉन्स और ये वाला रिस्पॉन्स, अगर ये अलग अलग हैं तो वेबसाइट कैसी है? वेबसाइट है डायनेमिक। अगर ये रिस्पॉन्स दोनों सेम है तो वेबसाइट कैसी है? स्टैटिक। दोनों ही सेम वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं, जो रिक्वेस्ट भेजा है वो सेम सर्वर पे भेजा है, ठीक है। उसके बाद अगर रिस्पॉन्स सेम आ रहा है तो स्टैटिक वेबसाइट है, नहीं तो वो डायनेमिक वेबसाइट है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इसी की बात करते हैं हम, विकीपीडिया की। मान लीजिए हम सर्च करते हैं अपने सिस्टम में HTML विकीपीडिया, तो हमारे पास ये पेज आएगा। और अगर आप सर्च करेंगे HTML विकीपीडिया, आपके पास भी सेम पेज आएगा। तो इससे पता चल रहा है सेम, बिल्कुल सेम आएगा। तो इससे पता चलता है ये विकीपीडिया कैसी है? स्टैटिक वेबसाइट। ये सभी यूज़र्स को सेम इन्फॉर्मेशन देती है अगर हम पर्टिकुलर चीज़ एक्सेस करना चाहते हैं। और अगर हम फेसबुक पे जाएं, अगर हम फेसबुक पर जाएं, अपना फेसबुक लॉगिन करें, आप अपना अलग अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करें, तो जो न्यूज़ फीड आएगी, जो कंटेंट आएगा, वो अलग अलग होगा दोनों के लिए। तो फेसबुक कैसे भेजता है? डायनेमिक कंटेंट भेजता है, वो एक डायनेमिक वेबसाइट है। तो ये अंतर होता है स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट्स में। इधर पे थोड़ा लिख लेते हैं। स्टैटिक मतलब सेम कंटेंट फॉर ऑल यूजर्स, फॉर स्टैटिक वेबसाइट्स, एंड फॉर डायनेमिक वेबसाइट्स डिफरेंट, जो सर्वर होता है वो डिफरेंट कंटेंट भेजता है डिफरेंट यूजर्स के लिए, फॉर डिफरेंट यूजर्स। ऑल राइट, तो हम लोग यहाँ तक समझ चुके हैं क्या होता है स्टैटिक वेबसाइट, क्या होती है डायनेमिक वेबसाइट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है फ्रंट एंड एंड बैक एंड। ये उसी से रिलेटेड है जो अभी हमने
देखा है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, फिर से बना लेते हैं। ये हमारा एक सिस्टम है क्लाइंट, जिसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी है, इसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। और ये सर्वर है जिसके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और ये सर्व कर सकता है, इसलिए लिख भी देते हैं यहाँ पर। ये है क्लाइंट, ये है सर्वर, तो इसने कुछ रिक्वेस्ट करेगा ये, और इसके पास कुछ रिस्पॉन्स आएगा सर्वर सर्वर से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर दो पार्ट हैं। तो जो भी क्लाइंट के साइड जो भी वेबसाइट का कंटेंट है, वेबसाइट की चीज़ें हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रंट एंड पार्ट ऑफ द वेबसाइट, और सर्वर साइड वाले चीज़ों को बोलते हैं बैक एंड। अब इन दोनों का रोल और काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ अभी। तो जो भी फ्रंट एंड है वो कंसर्न है सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, प्रेजेंटेशन, और कह सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। क्या होता है ये रिस्पॉन्सिवनेस, ये समझेंगे डीपली। रिस्पॉन्सिवनेस अभी मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। रिस्पॉन्सिवनेस होता है कि कोई वेब पेज है वो अलग अलग डिवाइस पे अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट करे कि वो सही से अच्छे से शो हो, यूज़र को अच्छे से शो हो। अगर हम एक बड़ी स्क्रीन पर देख रहे हो, जैसे कि मान लो हम देख रहे हो लैपटॉप पे, तो वो इस तरह से प्रेजेंट हो कि वो यूज़र को सही से समझ में आए। और छोटी स्क्रीन में देख रहे हो तो कंटेंट छोटा हो जाए और इस तरह से शो हो कि वो छोटी स्क्रीन में भी ढंग से दिखाई दे। तो इसी को बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ वेबसाइट। तो फ्रंट एंड कंसर्न रहता है प्रेजेंटेशन के लिए, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए और इंटरेक्टिविटी के लिए। और बैक एंड के क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इसके बहुत सारे काम हैं। एक तो पहला है ऑथेंटिसिटी, कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो ऑथेंटिक यूज़र से आ रही है कि नहीं, वो इसे चेक करना होता है। और इसकी ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्या दिखाना है, व्हाट टू शो, किसको क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है, किसको क्या नहीं दिखाना है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्वर की, कि सही राइट पर्सन को राइट डेटा दिखाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर्वर की। तो अलग अलग काम होते हैं, और अभी हम सिर्फ सीखने वाले हैं फ्रंट एंड। जैसे कि मैंने बताया था हम लोग सीखेंगे फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, तो हम लोग इसी से कंसर्न रहेंगे, प्रेजेंटेशन से, रिस्पॉन्सिवनेस से और इंटरेक्टिविटी ऑफ वेब पेज। ओके, ऑलराइट। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें देखी। हमने देखा कैसे HTML आई, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई इसकी। फिर हमने देखा क्या होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। फिर हमने देखा स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट्स के बारे में देखा, और हमने फ्रंट एंड बैक एंड के बारे में देखा। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ भूमिका पढ़ाई है, बनाई है HTML पढ़ने के लिए, और आगे की वीडियोस में हम लोग HTML शुरू करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे HTML। तब तक आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।